नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। तृणमूल कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु में जोर शोर से जारी है चुनाव प्रचार। डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस और टीवीके के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने किया जीत का दावा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान से की मुलाकात। मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर हुई विस्तृत चर्चा। भारतीय समुदाय के साथ भी किया संवाद। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी। वहीं नेतन्याहू ने भी लेबनान के साथ एक सच्चा शांति समझौता करने की इच्छा जताई। और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सुजीत और अभिमन्यु ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक जीते 14 पदक। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इसे विशाल विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक नीत गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवगठित टीवी के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। रैलियों और रोड शो के जरिए नेता जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। इस बार चुनाव में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के पहले दिन कल उन्होंने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये मुलाकात बेहद सुखद रही। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी तथा दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दौरे की शुरुआत वहां रह रहे भारतीय समुदाय के साथ संवाद से की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए पश्चिम एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच
उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए भारत सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने इस कठिन समय में स्थानीय समाज में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने में यूएई सरकार के सहयोग की भी प्रशंसा की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलिबाफ ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार वार्ता के एजेंडे में प्रमुख रूप से लेबनान में युद्ध विराम लागू करने, अमेरिका द्वारा जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को वापस करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर चर्चा शामिल है। इस बीच ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका वार्ता के दौरान इसराइल के हितों को प्राथमिकता देता है तो कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ एक सच्चा शांति समझौता करने की इच्छा जताई है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि पिछले एक महीने में लेबनान ने सीधी शांति वार्ता शुरू करने के लिए कई बार हमसे संपर्क किया है। हमारे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन हमारी दो प्रमुख शर्तें हैं: हिजबुल्लाह का निरस्तीकरण और एक ऐसा स्थायी शांति समझौता जो भविष्य में भी कायम रहे। देश भर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर अब टोल भुगतान पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सरकार ने टोल कलेक्शन सिस्टम को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। बीते कल से देश के ज्यादातर टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब टोल भुगतान सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही होगा। ये पहल टोल सिस्टम को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने का प्रयास है। इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक आसान होगा और यात्रियों को टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से राहत मिलेगी। हालांकि यात्रियों को अपना फास्टैग एक्टिव रखने और यूपीआई को तैयार रखने की भी सलाह दी गई है, ताकि टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हालांकि आगामी चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के चलते कुछ राज्यों में ये फिलहाल लागू नहीं हो रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और विदेशों में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि देश के भीतर किसी भी तरह की कमी या अफरा तफरी की स्थिति न बने। देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को भी 51.5 लाख से ज्यादा सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं। सरकार बार बार ये स्पष्ट कर रही है कि घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्ती बढ़ा दी है। देश में अब तक 3400 से ज्यादा छापे मारे गए। पिछले 8 दिनों में 2900 से ज्यादा जागरूकता कैंप लगाए गए। पीएनजी और दूसरे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। एलपीजी वेसल जग विक्रम ने सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पार कर लिया है। अब तक 2000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। विदेशों में भारतीय दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए भारतीय नागरिकों की सहायता कर रहे हैं। साथ ही भारत के लिए उड़ानें भी लगातार संचालित हो रही हैं।
और सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुजीत ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में उज्बेकिस्तान के उमिदजोन जलोलोव के खिलाफ 8-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही वे बजरंग पूनिया के बाद इस बार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को 5-3 से हराया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।